रख हौसला कि हम सब वर्तमान लिखेंगे, भविष्य के लिए नया संविधान लिखेंगे। सांस जब तक है स्वाभिमान लिखेंगे, आज के दिन कल का दिन मान लिखेंगे। रच रच के करीने से इंसान का ईमान लिखेंगे, अगर बाबा के साथ मिल गए तो बिहार महान लिखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। भारत लाइव में भोरे भोर में हम लगातार आपको बिहार से जुड़े मुद्दे और बिहार में हो रही हलचल का जिक्र करते हैं और आपके विचार भी जानते हैं। आपके पहले दिए गए विचारों को हम इसमें समाहित करते हैं। उन्हीं विचारों में से एक बड़े शुभचिंतक बिहार के शिक्षक हैं पेशे से, और इन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्यों और जन सेवा के लिए भी समर्पित रखा है। एक शिक्षक के नाते समाज में जागृति फैलाना इनकी जिम्मेवारी तो है ही, बच्चों को पढ़ाना इनकी जिम्मेवारी तो है ही। इसके साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। एक स्कूल में ये क्वारंटाइन सेंटर बना है, उस सेंटर में अभी देखरेख कर रहे हैं। इनके विचार आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विचार नहीं है, बल्कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है और किस तरह से बिहार बदलने की आप बातें करेंगे। अगर बिहार बदलने की बात करेंगे तो आपको जरूरी क्या होगा, कहाँ आप पिछड़ करके बिहार को अब तक नहीं बना पाए। जो 15 साल बना, 15 साल की चर्चाएं आप कर रहे हैं, आप दोनों तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिहार का भला क्या हो रहा है, ये भी प्रश्न इसमें समाहित है। इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर को दिखाते हुए किस तरह से इन्होंने बिहार की एक तस्वीर खींची है, वो तस्वीर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम इनका नाम भी बताएंगे, पर इन्होंने जो लिखा है अपने फेसबुक वॉल पे, वो जानना और आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में 103 मजदूर हैं, शिक्षक, रसोइया, सिपाही जो कि गार्ड की भूमिका निभा रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। इन सबको मिलाकर के 25 ऐसे लोक सेवक यानी कोरोना वॉरियर्स भी हैं। इस सेंटर पर कई उपन्यास लिखे जा सकते हैं। मैंने पहले बताया कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं, और शिक्षक है तो निश्चित रूप से लेखक भी होंगे। उन्होंने लिखा है आगे कि यहाँ पीड़ा है, दुख है, आनंद है, मस्ती है और दुनिया का हर रंग आप इसमें देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि बिहार और भारत के लोग दुख में भी अपने आनंद के लिए रास्ता खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि 90% नवयुवक हैं जो 16 साल से 25 साल के बीच हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में गए थे किस्मत आजमाने। कुछ के मालिक खर्चा भी देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ के मालिक आने नहीं दे रहे थे, खर्चा भी नहीं दे रहे थे और आने भी नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि जब ये जबरदस्ती वहाँ से निकल करके भाग चले, पैदल पैदल की बात कर रहे हैं, जब वहाँ से भाग चले तो रो करके मालिकों ने कहा था कि हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये बिहारियों के मजबूत इरादे, उनके श्रम शक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जैसे जगहों से ये लोग भाग करके पाँव पाँव पैदल पैदल, या रास्ते में किसी को दया आ गई तो किसी ने अपने ट्रक पर बैठा लिया, या कोई सप्लाई वाली गाड़ी हुई तो उस पर बैठ करके ये भागे भागे आ गए। कुछ लोगों ने तो साइकिल खरीद ली थी और किसी तरह से कर्जा ऋण करके साइकिल से वो घर अपने गांव लौट रहे थे, और लौटने के क्रम में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया गया 21 दिन के लिए। लंबे समय तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे तो फिर आखिर क्या करेंगे, ये प्रश्न उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ सरकार और विपक्ष के सामने रखा है। आप समझ सकते हैं कि जब इतने सारे लोग जिन्हें रोटी नहीं मिल पा रही थी अपने राज्य में, तो रोटी के जुगाड़ के लिए अलग अलग जगहों में गए थे। अब वहाँ भी जब रोटी के लाले पड़ गए तो निश्चित रूप से जब भाग करके आता है आदमी, कहा नहीं गया है कि उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, पूरा इनकी मिट्टी ने इन्हें बुलाया और अपनी मिट्टी में आ गए हैं। अब मिट्टी कोड़ करके या फिर मिट्टी को गड्ढे करके खोद करके उसके सीने पर हल चला करके ये
अन्न उत्पन्न करके अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे या फिर सरकार इनके लिए कोई रास्ता निकालेगी, ये तो वक्त बताएगा। पर आगे उन्होंने लिखा है कि खेती शुद्ध रूप से घाटे का सौदा है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, सरकार के सारे दावे फेल हैं। अब तक आपने देखा होगा कि भले 2014 से पहले आपको मीडिया के माध्यम से, सूचना तंत्र से, जन क्रांति के द्वारा ये बातें पता चल जाती थी कि फलाने जगह इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसके कारण थे साहूकार। पर अब ये खबरें नहीं आती। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपके देश से पूरी तरह से किसानों के फायदे शुरू हो गए हैं। सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब किसान को घाटा होगा ही नहीं। बिहार को अगर देखना हो तो 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ वाले बिहार को आप देख लीजिए। और ट्रेनों में भर भर के जिस तरह से बिहारी आ रहे हैं, कोरोना संकट ने बिहार को जिस तरह से एक्सपोज किया है कि बिहार में रोटी तक के जुगाड़ नहीं है, लोग बाहर जाते हैं। उस बिहार में इन्होंने जो लिखा है उस बात को हम तो अपनी तरफ से 100% खरा सोना मानते हैं कि बिहार में खेती घाटे का सौदा है। इसके साथ ही बिहार में कोई उद्योग लगाए नहीं गए। उद्योग मंत्री की बातें आपने सुन ली। बिहार के श्याम रजक ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कौन से उद्योग की बातें की, चर्चाएं की, हमने 2 दिन पहले भी आपको बता दिया है। उनका गुस्सा केंद्र सरकार पर है कि केंद्र ने बिहार को उस लायक भी नहीं समझा कि कुछ उद्योगपतियों को बिहार की तरफ भी शिफ्ट करा दिया जाए। अब बात अगर करें तो गुजरात की, तो गुजरात जिस मॉडल की चर्चा 2014 में खूब जम करके हुई, अब उस गुजरात की चर्चा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गुजरात को गुजरात बनाने वाले या फिर मीडिया मैनेज करके गुजरात का बैलून फुलाने वाले दोनों ही शख्स देश के एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरे गृह मंत्री हैं। यानी दोनों फ्रंट पे वो दोनों पूरी तरह से मजबूत हैं। और जिन लोग इन दोनों को जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस पद पर लाने के लिए पुरजोर ताकत लगाया था, भाजपा के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, वो आजकल देश की रक्षा का काम कर रहे हैं, देश के रक्षा को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि 3 बड़ी हस्तियां, 3 बड़े शख्सियत अब गुजरात की चर्चा नहीं करते। उस समय खूब गुजरात की चर्चा हुआ करती थी और गुजरात को इस देश का सबसे समृद्ध राज्य कहा जाता था। उस गुजरात में बिहार के लोगों को, जो गुजरात को बनाने में, बिखरे हुए गुजरात को, सुनामी से तबाह गुजरात को बनाने में जिन बिहारियों ने अपना खून और पसीना दोनों मिलाया, उस गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वो नकली वेंटिलेटर, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नकली वेंटिलेटर का उद्घाटन करके और हवा महल खड़ा करते हैं। बाद में जब इसकी पोल खुलती है तो अखबार उनके साथ हो जाते हैं और झूठ का इतना बड़ा रचते हैं, एक बड़ा औरा, जिसमें ये कहते हैं कि उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि ये वेंटिलेटर है। खैर, इन सब बातों की चर्चा तो हम करेंगे ही। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वापस लौट करके आए हैं उनका कौन उनका देखभाल करेगा, कैसे उनके रोटी का जुगाड़ बिहार में होगा। अब एक प्रश्न आपके सामने और है कि बिहार सरकार और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इन दोनों की जोड़ी पिछले 15 साल से है और कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के बिहार का इतना विकास कर दिया है कि बिहार को अब कई सालों तक आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बिहार अपने आप आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता की बात तो प्रधानमंत्री भी करते हैं कि अब बिहार, अब देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, लोगों को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही है आप समझ ही सकते हैं कि जब 24 तारीख की रात में उन्होंने घोषणा कर दिया लॉकडाउन की, तो वहीं से शुरू हो गया था कि आप अपना अपना देखिए, हम अपना देखने निकले। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलना है। अब इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि इसका सीधा सा मतलब क्या होता है। इन सब के बाद बातें आगे लेकर के चलिए तो आत्मनिर्भरता की बात जब सामने आई तो बिहार के लोग किस तरह से असहाय थे। सरकार ने कहा भी था कि उनकी रोटी का व्यवस्था करेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, पर जो स्थिति सामने आई उस स्थिति में इतना तो स्पष्ट नजर आया कि कहीं ना कहीं इन सब के बीच घाटा
उन मजदूरों का हुआ, श्रमिकों का हुआ, उन बिहारियों का हुआ जो पूरी तरह से असहाय और निराधार थे। इन सब बातों के बीच जो बसें गुजरात या अन्य राज्यों के तरफ रुख कर रही हैं, खास करके जिन बसों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भेजा था अपने लोगों को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश, उन बसों को लौटाने के पीछे क्या मकसद थे और उनके लौटने से क्या फ़ायदा और घाटा हुआ, किसका घाटा हुआ? क्या उन बसों से अगर 25,000 लोग लौट जाते तो उससे क्या होता? आपने देखा होगा कोरोना संकट के दौरान किस तरह से इस देश में अलग अलग तरह से कोरोना को छोड़ करके बाकी सबकी चर्चा हुई। इस देश की सरकार ने और मीडिया ने दवाई की चर्चा नहीं की, बचाव की चर्चा नहीं की, पीपीई किट की चर्चा नहीं की, N95 मास्क की चर्चा नहीं की, वेंटिलेटर का चर्चा नहीं हुआ, लेकिन चर्चा हुआ तबलीगी जमात का। चर्चा हुआ कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। चर्चा इस बात की हो गई कि विपक्ष क्या कर रहा है। चर्चा राजनीति की होने लगी। चर्चा इस बात की होने लगी कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को कैसे कराया जाए। क्या लोगों को ऑनलाइन वोटिंग करा करके चुनाव को संपन्न करा दिया जाए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि लोग जीते हैं या मरते हैं, पर यह जरूरी है कि राजनीति अपनी चाल चलती रहे। 20 लाख करोड़ की बात हुई और 20 लाख करोड़ में खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि इस 20 लाख करोड़ में क्या किसे मिला, कितना मिला। इन सब बातों को लेकर के इस पर चर्चा तो हो ही रही है। किस सेक्टर में कितने लोगों को निकाला गया, इसकी चर्चा आप कहीं नहीं सुन रहे होंगे। आप नहीं सुन रहे होंगे कि टाटा ने कितने लोगों को निकाला, अंबानी ने कितने लोगों को निकाला, कितने लोगों का रोजगार गया, कितने लोगों को मजबूरी हुई। पूंजीवादी युग में मजदूरों की कोई नहीं सुनता है। ये बातें आपको तब पता चली होंगी जब 20 लाख करोड़ को अलग अलग खंड में विखंडित करके या अलग अलग तरह से 4 बार आकर के आपके देश की वित्त मंत्री जब बताती हैं कि 20 लाख करोड़ में क्या है, तो उसमें आम जनता के लिए कुछ हो चाहे नहीं हो, पर उस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उसमें चर्चा पूंजीपतियों की हुई, किसी गरीब की कोई चर्चा नहीं हुई, किसी श्रमिक की कोई चर्चा नहीं हुई। होगी भी क्यों? क्योंकि आपके देश में श्रम कानून भी बदल जाते हैं उन पूंजीपतियों के लिए। 8 घंटे के काम को 12 घंटे करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस राष्ट्र में और ऐसे देश में आप क्या कर सकते हैं? जिस राज्य में, जिस देश में ये चर्चाएं हो रही थी कि रोजगार खत्म हो गए, संकट में रोटी लोगों से दूर होती जा रही है, ओला उबर ने कितने लोगों को निकाला, होटल और एविएशन के क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार से निकाला गया, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिस सेक्टर से कितने लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये पूरा देश चला जा रहा है। हर क्षेत्र को आपने देखा होगा, चाहे कोयला का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, होटल का क्षेत्र हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आपकी सुविधाएं हो, आपका घर हो, मकान हो, रोटी हो, इन सब को सरकार ने दूसरे के हाथों में दे दिया है। और अब आपका काम सिर्फ उन चंद पूंजीपतियों के पीछे पीछे चलने का रह गया है और ये पूंजीपति ही अब फैसला करेंगे कि आपको किस तरह से अब आगे चलना है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत चिंता होने लगेगी कि आपके इस देश में कहीं ना कहीं जब आपके स्टूडेंट्स, आपके लोग, आपके बच्चे बाहर के देशों में जाते हैं तो उसकी संख्या सुन करके आपको आश्चर्य होगा और लगभग 2,74,000 करोड़ की राशि आपके यहाँ से हर साल, हर वर्ष बाहर के देशों में चला जाता है। और बाहर के देशों में आप ही के युवा जाते हैं जो भारत के निर्माण करने के हैं। प्रधान सेवक विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, पर उन्हें भरोसा नहीं है खुद पर और अपने देश के युवाओं पर। अब उनके लिए उन्हें चंद पूंजीपतियों की बात करनी पड़ती है और चंद पूंजीपतियों को लेकर के वो इस दुनिया को के सामने भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर बता दें तो लगभग 1800 से 1900 के बीच आपके भारत के स्टूडेंट्स जाकर के चीन में अपनी पढ़ाई करते हैं। वहीं 90,000 से 1 लाख के आसपास लोग अमेरिका में हैं। जर्मनी में भी 14-15 हज़ार लोग हैं। इसके साथ साथ आपको जब बताएं कि 1,65,000 के आसपास अमेरिका
और ब्रिटेन जैसे देशों में आपके स्टूडेंट्स जाते हैं जो लगातार अपने देश की अर्थव्यवस्था और पूंजी को ले जाकर के देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी बहुत बुरा है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ गए हैं, कृषि के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ गए हैं। और इन सब के बीच जिस तरह की बातें हमारे देश में चल रही हैं, उस के बाद अगर कोरोना जैसी महामारी हो जाए, संकट आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा, रोजगार, श्रमिक कानून सब लचर हो गया है। रोजगार हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। आर्थिक फ्रंट पर हम पूरी तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। पर इन सब के बावजूद हमें राजनीति करनी है, और राजनीति भी ऐसी करनी है कि उस राजनीति में हमें सिर्फ एक दिन, वो वोटिंग का जो दिन है, उस दिन जनता को अपना मालिक समझना है, उन्हें अपना भगवान मान लेना है, और उसी भगवान को 5 साल तक पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि इसी तरह से कष्ट देना है। आत्मनिर्भर होने के लिए सिर्फ उन्हें कह देना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस 10 करोड़ सदस्य वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में इस तरह के स्थितियां पैदा कर रही हैं कि वो अपने नीतियों का, विकास का, इस देश को आगे बढ़ाने का, विश्व गुरु बनने का कोई रास्ता नहीं अपनाती है, बल्कि अपने 10 करोड़ सदस्यों का और अपने आईटी सेल, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत आईटी सेल कहा जाता है, उसका उपयोग इसलिए करती है कि वो आईटी सेल विरोधियों पर हमला करे, विरोधियों के छोटी छोटी बातों पर उन्हें दबाने का प्रयास करे और उनके लिए अलग अलग तरह के मेमे बनाए, अलग अलग तरह से उन्हें उपहास का केंद्र बना करके और अपना उल्लू सीधा करें। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं बल्कि विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए अपनी शक्ति का संचय कर रही है। और ये शक्ति संचय कहाँ लेकर के जा रहा है? एक शिक्षक जिनका हमने चर्चा किया, उन्होंने जिस तरह की बातें अपने कोरोना सेंटर में बैठे बैठे लिखी, उनका नाम है उमेश गौतम मिश्रा। शाहाबाद के रहने वाले हैं, एक शिक्षक हैं और कुछ लिखते भी हैं। उनके सोशल मीडिया पे उन्हें आप देखे होंगे, कई कविताएं, कई सामाजिक सोच के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं। खास करके उमेश गौतम मिश्रा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी भावनाओं के माध्यम से बिहार और इस देश की एक सच्ची तस्वीर खींची है। ऐसे लोगों को के कारण ही ये भारत और ये देश अभी तक ये महसूस कर रहा है, इस देश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस तरह से मीडिया ने एक जिप लगा दिया है, एक लगाम लगा दिया है, मीडिया अपनी ही बातें बोलती है और सरकार की बातों को रखती है। उसमें अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इस देश का क्या होता? हमारे संविधान ने हमें असीमित अधिकार दिए हैं, पर उन अधिकारों को कैसे हनन किया जाता है, कैसे उन अधिकारों को रोका जाता है और इसके साथ किस तरह से इस देश को चलाने में कष्ट होता है, कठिनाई होती है, ये भी आपको समझना। कठिनाई किसी सरकार को नहीं होता है, बल्कि आम जनता को कठिनाई होती है। उन श्रमिकों को, उन दैनिक मजदूरों को, उन दिहाड़ी मजदूरों को होती है, मिडिल वर्ग को होती है, जो रोटी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। और अब एक बड़ी समस्या इस देश के सामने है आत्मनिर्भर होने की। आत्मनिर्भर होने में आप अपने आप को कितना सक्षम समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हम आपके लिए आते हैं और आपके विचारों को जानने के लिए आते हैं। आप अपने विचारों के साथ हमें बताएं कि आप इन पूरे एपिसोड पर जो आपने अब तक सुना, आपने संयम रखा हमारी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए तो पहले आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, क्योंकि आज के समय में इतना सुनने का भी वक्त आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनना है। और इस आत्मनिर्भर बनने में आपको आपकी मिट्टी और आपका हिम्मत ही काम कर सकता है। कोई सरकार काम सामने नहीं आ सकती है, कोई नीतीश कुमार नहीं आ सकते हैं, कोई सुशील मोदी नहीं आ सकते हैं, कोई तेजस्वी यादव नहीं आ सकते हैं, न कोई मदन मोहन झा आएंगे, न ही उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, न माधव आनंद सामने आने के लिए तैयार हैं, और न जीतन राम मांझी आएंगे, न मुकेश सहनी आएंगे, न आपके सामने प्रशांत किशोर आने वाले हैं, न पुष्पम प्रिया चौधरी आएंगी, न आपके सामने कोई पप्पू यादव खड़े हैं। क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस देश और बिहार के लोगों का
उत्थान नहीं हो, विकास नहीं हो। यही कारण है कि आपको दबा करके रखा जाता है, आपकी आवाज़ पर मीडिया के आवाज़ का शोर होता है। और इसके साथ ही बाकी करने के लिए बीजेपी का मीडिया सेल है ही, बीजेपी का आईटी सेल है, जो आपकी बातों को, आपके कहे गए शब्दों पर इतना ज़्यादा वजन रख देता है कि आपके शब्द दब करके मिमियाने लगते हैं, चिकरने लगते हैं और वो आवाज़ उसी में दब के रह जाती है। आवाज़ को दबाने का यह सिलसिला लगातार जारी है। आपको सरकार दे या न दे, पर सरकार अपने हिस्से का प्रचार जरूर करती है। और यही वो भारत है, यही वो बिहार है जो छटपटा रहा है, पर विश्व गुरु बनने के लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री आवाज़ लगा रहे हैं। कैसे बनेगा विश्व गुरु? जहां रोटी के लिए लाले पड़े हों, उस देश में, उस राज्य में कैसे विश्व गुरु बनेगा जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री के सामने एक शब्द भी बिहारियों के लिए बोलने को तैयार नहीं हो? ऐसे बिहार में विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? बदलना आपको है, आप बदलेंगे, बिहार बदलेगा। और आप अगर आत्मनिर्भर होंगे तो बिहार आत्मनिर्भर होगा। कैसे होंगे इसका तो अभी तक कोई खाका नहीं आया है, पर एक बात जरूर है कि जिस तरह से माधव आनंद ने एक बात कही है कि इस बिहार को बदलने के लिए बिहारियों को बदलना होगा। सरकार सोचे या न सोचे, आपको अपने हिसाब से सोचना होगा और आत्मनिर्भर बनने का एकमात्र वही तरीका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो नहीं बताया कि आत्मनिर्भर कैसे होना है। और उस बात पर सिर्फ बीजेपी वाह वाह कर रही है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। बदलेगा बिहार, कैसे बदलेगा वक्त बताएगा। और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। हम इसलिए जो आपसे जुड़े हैं कि हमें आपसे सरोकार है, हमें आपके साथ मिल करके इस बिहार को बदलना है। और इस बिहार को बदलने में कैसे हम और आप साथ रहेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी, कांग्रेस नहीं, बल्कि अब की आपको बदलना है बिहार, हम इसी की चर्चा करने बैठे थे। ये चर्चा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप ही का है और ये चैनल भी आपका है। आप अपने चैनल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।